नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। ऐलान जंग हो चुका है, सीधे सीधे ऐलान जंग इन दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। लेकिन आज राहुल की वापसी के बाद क्या राहुल कुछ कर पाए, कुछ इंप्रेशन जमा पाए, अपनी बात रख पाए? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल बैठेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी खूब गरजे। भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार को घेरा, पीएम को उद्योगपतियों का कर्जदार बता दिया और भूमि अधिग्रहण बिल पर लिए गए फैसले को कर्ज की अदायगी से जोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या जमीन की जंग में राहुल गांधी पास कहलाए जाएंगे? मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। वो गुस्से में थे और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे यहाँ 22 मिनट के छोटे भाषण से राहुल गांधी ने 22 महीने की राजनीति को पलट देने की कोशिश की। राजनीति में लगातार हाशिए पर धकेली जा रही कांग्रेस में राहुल किसानों के सवाल पर नई जान फूंकते दिखाई दिए। सवाल मोदी सरकार के चाल, चरित्र और चेहरा पर हुआ, वो भी सीधे सीधे और तल्ख अंदाज में। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। हर किसी को रहने के लिए अपना घर, वो किसके लिए है? कौन लोग हैं जिसके पास घर नहीं है? ये अमीर है क्या? ये किसी टीवी चैनल के मालिक का घर नहीं है, उसको देने के लिए कर रहे हैं क्या? किसी अखबार के मालिक को घर नहीं, उसका घर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? ये मुकेश अंबानी के लिए घर बनाने के लिए कह रहे हैं क्या? इस देश में कौन है जिसके पास घर नहीं है? किसान ने आत्महत्या की। दिल्ली की सियासत के दो प्रतीक, संसद का संसदीय सौंध और विपक्ष की राजनीति की गंगोत्री रहा ऐतिहासिक रामलीला मैदान। दो छोर से देश की राजनीति के दो बड़े चेहरे एक दूसरे पर सवाल उछाल रहे थे। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी। पहले 50% से ऊपर नुकसान होता था, हिसाब होता था और किसान चिल्ला चिल्ला करके मर जाता था। और वो सरकारी दफ्तर में किस प्रकार से हिसाब लगाया जाता होगा पता नहीं, भगवान जाने। हमने हिम्मत के साथ कह दिया कि 33% नुकसान है तो भी उसको इस मदद के दायरे में लाया जाएगा। 12 एकड़ जमीन है। यूपी के भट्टा पारसौल से लेकर उड़ीसा के वेदांता की खदानों तक किसानों का सवाल कई शक्ल में दोनों तरफ से सामने आता रहा। बात ऑस्ट्रेलिया के हीरा खदानों के मजदूरों के खस्ता हाल की हुई तो आदिवासियों के नक्सली बनने की भी कहानी कही गई। कभी मोदी ने तो कभी राहुल ने, लेकिन अब विश्लेषण तो इस बात का होगा कि क्या 2 महीने के अज्ञातवास में राहुल गांधी को ऐसी अज्ञात शक्ति हासिल हो पाई है कि वो मोदी को घेरने में कामयाब हो सकेंगे। जिनके नेता पार्लियामेंट के 2-2 महीने गायब हो जाते, कोई सेशन में आते नहीं, जब इतना बड़ा ओला पड़ा, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ किसानों का, तब तो ये नेता कहाँ थे पता नहीं, कौन से देश में थे। अब आने के बाद ये बड़े किसानों के लिए एक दिन आए और अब बता रहे कि हमको ये करना है वो करना है। इनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है, ये पूरी तरह पिटी हुई पार्टी है और निराशा और फ्रस्ट्रेशन के कारण ये टीका टिप्पणी चल रही है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी के दबाव और राहुल गांधी के प्रभाव में देश में कुशासन किया, उसमें आशा के रूप में नरेंद्र मोदी जी भाजपा देखी गई और हमारी विजय हुई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चुनाव गलत हुए हैं और आज ये कहा जा रहा है कि कर्ज लेकर चुनाव जीता गया। सवाल ये भी है कि राहुल के बदले तेवर पर देश क्या सोचता है। देश में तो काफी फासला है, लेकिन विपक्ष के तौर पर राहुल की काबिलियत और करिश्मा का फैसला होना अभी से शुरू हो चुका है। जवाब कांग्रेस के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है।
आज तक ब्यूरो। आज क्या अलग हो गया? आज ऐसा क्या खास था जिसके इतना इंतजार हो रहा था? एक सवाल अपने आप में बनता है। कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर है, हल्ला बोल में। पहला सवाल, क्या जमीन की जंग में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी पास हुए? सवाल नंबर 2, किसानों का मुद्दा उठाकर राहुल क्या मोदी को मात दे सकेंगे? कारोबारियों से कर्ज का आरोप लगाकर फंस गए राहुल गांधी। ये एक अपने आप में सवाल, क्योंकि कहा कि ये कर्जदार है। भूमि आंदोलन से राहुल कांग्रेस में क्या नई जान फूंक सकेंगे? क्या अब पार्टी नेतृत्व के लिए राहुल तैयार दिख रहे हैं? इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन पायलट, जो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सचिन, आपका स्वागत है। हमारे साथ केसी त्यागी हैं, जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ मेधा पाटकर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेशनल कन्वीनर है नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। लेकिन सबसे पहले सचिन, सवाल मेरा यह है, सोनिया जी राजस्थान जाती हैं, सोनिया जी हरियाणा जाती हैं, सोनिया जी रैली करती हैं, बकायदा सोनिया जी संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन में अलग अलग पार्टियों के साथ रैली करती हैं। आज ऐसा राहुल के इस रैली में क्या नया हो गया? कौन सी नई बात कर दी? कौन सा उन्होंने ऐसी जबरदस्त चीज कर दी जिससे कि लगता है कि पूरा घटनाक्रम बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा? देखिए, हमको घटनाक्रम बदलना है क्योंकि पिछले 11 महीने में जो विश्वासघात हुआ है जनता के साथ, और ये सवाल पूछना मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में हमारी एक अधिकार है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों को ठगा है। पहले इसी बिल का आपने समर्थन किया, उसके बाद 7 महीने में आप ऐसे क्या कारण थे, किन के दबाव में, किन के प्रभाव में आपने कानून बदलने की कोशिश करी? आपने चर्चा किससे करी? किस किसान से, किस पॉलिटिकल पार्टी से? आपने तो सिर्फ ऑर्डिनेंस लाकर अपनी मनमानी करने का काम किया, और आज किसान आत्महत्या कर रहा है, आज किसान परेशान है। आज कोई मुआवजा देने की बात नहीं करता, बड़े बड़ी बातें करते हैं विदेशों में जाकर, लेकिन जमीन पर क्या है? लाखों किसान आज इकट्ठा हुए थे सवाल पूछने के लिए, जवाब मांगने के लिए। कोई जवाब नहीं है, आरोप लगाते हैं पिछली सरकार ने। सचिन, मैं अपना सवाल आपसे फिर पूछ रहा हूं, राहुल ने ये रैली कर आज ऐसा कौन सा ब्रेक थ्रू दे दिया? राहुल की इस रैली से क्या अलग हो गया है? बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाके ये पूछना चाहता हूं, तपती धूप है, फसल कटाई का वक्त है, किसानों के बीच में राहुल को होना चाहिए था। वो किसानों से बोल रहे हैं कि नहीं, आप वहां हट के आइए, क्योंकि राहुल को एक बार फिर से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वापस लौटे वो मंथन करने के बाद। मैं समझता हूं ये रैली कांग्रेस पार्टी ने कॉल करी थी किसान खेत मजदूर के लिए। कल संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उसके पूर्व संध्या पर हम चाहते थे कि लाखों लोग इकट्ठा होकर सरकार को चेतावनी दें। ये मनमानी वाली सरकार हो गई है। ये सरकार ना किसान के आंसू देखती है, ना उसके पेट की भूख को देखती है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं उठाएंगे तो हम अपना राजनीतिक धर्म नहीं निभा रहे हैं। और बात सिर्फ राहुल जी की नहीं है, सोनिया गांधी जी गांव गांव गई, प्रदेशों में गई, राहुल जी भी खूब काम कर रहे हैं। आज दोनों ने आह्वान किया है कि आप अगर नहीं, वो काम करेंगे अभी सचिन, काम वो करेंगे, वो छुट्टी से वापस लौटे हैं, मंथन से वापस लौटे, वो काम करेंगे अभी। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने अपना पॉइंट रखा। मत भूलिए ये कानून ये बना कैसे था? राहुल जी ने 3 साल पहले भट्टा परसौल से इस कानून की भूमिका रखी थी, उन्होंने इस कानून को एक शेप दिया था, उनके कारण ये सवाल को मैं आगे लेके जाता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सुधांशु जी, मैं सीधे सीधे जानना चाहूंगा, एक सवाल आज सोनिया गांधी ने खड़ा किया, और सवाल यह था कि उस जमाने में जब कानून पास हुआ तो आपने वही बेंचेस थपथपाई, आपने कहा कि बहुत अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा था तो इसको बदलने की जरूरत क्या थी? सीधे सीधे उन्होंने सवाल किया है, और इस सवाल का क्या जवाब है? क्या इस भूमि बिल पर बीजेपी पूरी तरीके से कॉर्नर नहीं दिखाई दे रही है? यदि सोनिया जी ने यह सवाल भाजपा से किया है तो उससे पहले उनको यह सवाल अपने मुख्यमंत्रियों से करना चाहिए, जिन्होंने 27 जून 2014 को केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में क्या केरल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, और अरुण जेटली जी ने जो आनंद शर्मा जी का पत्र दिखाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह बहुत भयानक है और विकास विरोधी है,
अपने मंत्रियों से पहले प्रश्न पूछ लें। मतलब उसके आप ये बाद बता रहे हमसे आनंद पूछें। शर्मा अब का, मैं एक और बात कह रहा आप आनंद शर्मा का उस पत्र की बात कर रहे हैं, उस पत्र में यह लिखा था कि जो बिल पिछली सरकार की तरफ से था वो विकास विरोधी है। जी, जो अरुण जेटली जी ने लोगों को दिखाया था। अब दूसरी बात, एक और बात कह रहा हूं, जैसे एफडीआई इन रिटेल पे हमारा विरोध था, तो हमारी सारी राज्य सरकारों ने कहा था केंद्र पास कर दे, फिर भी हम अपने राज्य में एफडीआई में, प्राइवेट एफडीआई में फॉरेन नहीं होने देंगे रिटेल में। क्यों नहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपने राज्य में आप स्वतंत्र हैं, 2013 वाला ही विधेयक रखिए, कोई बाध्यता नहीं है केंद्र के पास होने के बाद। खुल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहें कि हम नहीं पास करेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। आप कहना तो दूर, सरकारी मीटिंगों में ऑन रिकॉर्ड कुछ और कह रहे हैं और बाहर कुछ और कह रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जमीन लौटाने की बात कह रहे हैं, तो भाई आज तक सारा जमीनी अधिग्रहण तो कांग्रेस ने किया है। अभी हमारी सरकार आने के बाद तो कोई जमीनी अधिग्रहण नहीं हुआ, तो वो कितनी जमीन लौटाने को तैयार हैं, ये बता दें। और तीसरी बात, एक कहावत होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपने घर और अपने प्रथम परिवार में जो भूमि अधिग्रहित कर रखी है राजस्थान और हरियाणा के किसानों की, वो वापस करके एक ईमानदार शुरुआत करें, जैसे आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ में की थी। आप तो उसी परंपरा के वाहक होने का दावा करते हैं ना। सचिन, इसका तो जवाब ना दीजिए। ईमानदारी कहीं, ठीक है सुधांशु जी, आपने पॉइंट रखा है, एक इसका जवाब ले लूं मैं। लेटर में दिख रही ना, स्पिरिट में आपसे सवाल किए गए सचिन, अब पॉइंट बाय पॉइंट इसका जवाब बताएं। सिद्धांशु जी बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये धारणा और ये परसेप्शन क्यों पकड़ रहा है? बेंगलोर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा ने क्यों कहा कि हमें परसेप्शन बदलना पड़ेगा? आप तर्क कुछ भी दीजिए, आप चिट्ठी कोई दिखा सचिन दीजिए, सचिन लेकिन ये सचिन बात सब आनंद जानते शर्मा हैं कि का एक कांग्रेस लेटर सुनिए। का जिक्र हो रहा है, आनंद शर्मा के एक लेटर का जिक्र हो रहा है। The point- राजस्थान और हरियाणा में मैं भूमि बता रहा हूं अधिग्रहण आपको- आपकी तरफ से बात हो रही है, इनका जवाब क्या है? मैं बता रहा हूं आपको, हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने कभी भी केंद्र सरकार के साथ अपनी असहमति जाहिर नहीं करी। हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया, भाजपा ने पूरा समर्थन हमको दिया था। नहीं, लेकिन आनंद आपको शर्मा ने 7 खत महीने में लिखा था, समर्थन बाकायदा खाने की क्या सुधांशु जरूरत द्विवेदी इस पड़ी बात का जिक्र कर रहे हैं, अरुण जेटली ने वो खत लिखा दिखाया है। किसी राज्य सरकार ने नहीं कहा कि हम जमीन, किसान की जमीन खरीदना चाहते हैं कौड़े के दाम पर। हम मार्केट मुआवजा मांगते हैं, हम सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराना चाहते हैं, और उस क्लॉज को क्यों हटाना चाह रहे हैं? ये एक तर्क आज तक नहीं मुझा, उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन आपने अपनी राय क्यों बदली? 27 जून 2014 को रेवेन्यू मिनिस्टर्स की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि सोशल इंपैक्ट क्लॉज छोटे उद्योग, छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारे उन्होंने कहा सिर्फ मुख्यमंत्री बड़े जितनी उद्योगों में चिंता है आप करिए आपको, सोशल इंपैक्ट, छोटे और प्रोजेक्ट्स आपको में अपनी बहुत नुकसान शिवसेना की चिंता नहीं है, आपको अकाली दल की चिंता नहीं है। आपके घटक दल खुद कह रहे हैं कि किसान विरोधी है, आपके सांसद खुद दबे जवान बोलते सचिन, हैं। ये किसान बात आपके तो पीछे पड़ आरोप जाएंगे। लगाने की हो गई। नहीं, ये बात तो आरोप लगाने की हो गई। नहीं, यहाँ but पर हम- कुछ सवाल ये- पूछे गए, उसका जवाब क्या है? लेकिन मैं आप सभी के पास वापस आ रहा हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, अभी कुछ सवाल जवाब चल रहे थे, लेकिन मैं सीधे चलता हूं यहाँ पर। केसी त्यागी हमारे साथ हैं, गौरव भाटिया हैं, मेधा पाटकर हैं, राजीव सरदेसाई हैं। गौरव, अभी तक जो भी इस पूरे में बातचीत हुई है, अगर इस बिल की बात की जाए, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो या अलग अलग सरकारों की बात हो, किसान विरोधी इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। बीजेपी का तर्क यह है कि यह बिल किसानों का, और अगर प्रगति की बात की जाए तो उस लिहाज से बेहतर बिल है। आपकी टिप्पणी, और खासकर यह देखते हुए कि आज राहुल गांधी की जो रैली हुई है, क्योंकि आपकी पार्टी बकायदा एक बहुत बड़ा मंच बना रही है अभी, अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो। निशान जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐसे दिखाया जा रहा है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब किसानों से उनकी जमीन ली जाए, जबकि ये सत्य नहीं है। विकास भी हो सकता है और किसानों का हित भी देखा जा सकता है। दूसरी बात, चर्चा का विषय आज इस तरह से लग रहा है जैसे किसानों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसमें सिर्फ राहुल गांधी की भूमिका है। राहुल गांधी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस जो बिल का विरोध है वो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो जनता परिवार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे वो इस एनडीए के अपने एलाइज हो। तीसरी बात, ये बिल्कुल नहीं है कि ये परसेप्शन की फाइट है। किसान आज त्रस्त है, वो नहीं सर, मैं आपको एक चीज रोकूंगा, एक चीज। आप अगर अक्रॉस द पार्टी लाइन बिल का विरोध कर रहे हैं और किसान के साथ बात कर रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी सरकार की तरफ से ही जब ओलों की बारिश हुई, जब बारिश हुई, किसानों का नुकसान हुआ, तब उनको 70 रुपए के चेक दिए गए, 100 रुपए के चेक दिए गए। उसके बाद आपने जो भी कार्रवाई की है, अब मैं निशान जी जवाब दे देता हूं।
लेकिन हमें आपने वो नहीं मुझे भूलना बीच में चाहिए। टोका, जवाब ले लीजिए। हाँ। जवाब ले, हम नहीं भूलेंगे। जो 70 रुपए के चेक दिए गए वो गलत था और उन पे कार्रवाई हुई, क्योंकि जो सरकारी आदेश था उसमें न्यूनतम जो मुआवजा था वो हमने 1500 रखा, जबकि केंद्र सरकार ने 750 रुपए रखा था। मैं इस इशू पे गौरव जी, प्रदेश है, आपने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। मेरी बात बीच में मत टोकिए। हाँ। थोड़ा सा समय चाहिए होता है जी, अपनी बात बताएं, रखने का। बताएं। अगर आप बीच में टोकेंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत दिया, अब मेरे को मुख्य बिंदु पे आ जाने दीजिए। जी। जो 2013 का एक्ट था, अभी वो 1 साल का भी नहीं था, जिसमें 2 बातें जो अहम थी वो हटा दी गई, जिससे जो किसान है वो परेशान है। एक था कंसेंट क्लॉज था, उसमें वो हटा दिया गया, और दूसरा था सोशल इंपैक्ट। सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे मेहमान मौजूद हैं। राजदीप जी के पास हमें जाना था, लेकिन मेधा जी का थोड़ा सा वो व्यस्त है, उनसे एक रिएक्शन लेना अभी जरूरी है। मेधा जी, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, इस पूरी राजनीतिक ऐलाने जंग में आप किसान को कहां देखनी है? कहां है वो किसान? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर हमले करने के लिए? किससे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं मेधा जी। अच्छा, किसान तो है, एक बाजू आत्महत्या कर रहे हैं। हर 3 घंटे में देश में 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 200 कोशिश कर रहे हैं। और किसानों के साथ जो गैर बराबरी का व्यवहार है वो सबसे बड़ा कारण है किसानों की दुर्दशा का। तो वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए या वहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन ये भू अधिग्रहण जो है वो आत्महत्या नहीं तो हत्या है किसानों की भी, और किसान जिस इकोनॉमी के अर्थशास्त्र का हिस्सा है उस अर्थशास्त्र की भी। और आज देश में जहाँ 70% किसानी है, खेती चल रही है, खेतीहर है, जिसमें किसान, मजदूर, मछुआरे भी हैं, उनकी जमीन हड़पने वाला कोई भी कानून किसानों के हित के खिलाफ है और देश हित के भी खिलाफ है। अगर औद्योगिकरण करना है तो मल्टीपल क्रॉप ही नहीं, सिंगल क्रॉप लैंड को भी छोड़ दीजिए, बंजर जमीन पर लगाइए। अगर कोई भी योजना किसानों की जमीन पर लानी है तो किसानों की सहमति लीजिए, ताकि किसान भी अपनी बार्गेनिंग करेंगे और वो पैसे की नहीं होगी नेसेसरीली। वो कहेंगे कि ये विकास के लाभ में ये हमारा हिस्सा चाहिए, हमें या तो नौकरी चाहिए या दूसरी जगह जमीन चाहिए। और वो भी बता सकते हैं कि इतना सामाजिक असर कम करने के लिए पर्याय क्या है, विकल्प क्या है। और यही बराबर बात 2013 के कानून आप जो में बता आई रही थी, हैं उसमें एक चीज और क्योंकि सामने आ रही है। तमाम जन संघर्षों ने जी, यह आग्रह किया। आप जो एक और चीज बता रही है कि क्या की किसान जो है खाली यहाँ पर एक इस शतरंज की बिसात में एक प्यादा बन के रह जाएगा? एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं क्षमा चाहता हूं आपके पास नहीं आ पाया, अब मैं आ रहा हूं आपके पास। त्यागी जी, बड़े बड़े नेता, पुराने नेता, मझे हुए राजनेता आज एक मंच पर आ गए। मौका किसान की इस बात का है, मौका इस बिल को लेकर है। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि किसान की बात की जाए और अपने आप एक नया मंच तैयार किया जाए। क्या किसान सिर्फ एक प्यादा है इस पूरे शहमात के खेल में, इस शतरंज की बिसात में, राजनीति की बिसात में? असल में जब आप बहस को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर देंगे और फिर बहस चलाएंगे कि कांग्रेस इतने दिनों से गलत काम कर रही थी, अगर बीजेपी कर रही है तो क्या गलत है, तो प्यादा तो बेचारा बन के रह ही जाएगा। लड़ाई ये है कि किसान की ज़मीन बगैर उसकी सहमति के जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। जब ये आंदोलन सिंगूर का चला, भट्टा पारसोल का चला या टप्पल के किसानों का चला, कांग्रेस के खिलाफ सभी राजनीतिक दल, और उसमें राहुल गांधी भी पहुंचे, राजनाथ सिंह जी भी पहुंचे, हम भी पहुंचे। तो ऐसी क्या आवश्यकता हो गई 2013 के जिस कानून को सब लोगों ने मिलकर बनाया, 22 तारीख को पार्लियामेंट बंद होती है, 27 तारीख को ऑर्डिनेंस आता है, क्यों नहीं विपक्षी दलों से सलाह ली गई? कांग्रेस पार्टी ने 2013 का 67 साल की किसान की गुलामी के बाद ये कानून बनाया। गलत काम किया, पहले बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बनाया तो सब पार्टियों को उन्होंने इन्वॉल्व किया। सुषमा जी थी लोकसभा में, उन्होंने कहा ये मेरा बिल है। अरुण जेटली थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा मेरा बिल है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो गलत प्रचार किया जा रहा है, मैं इसको बताता हूँ आपसे कि जो एग्जेम्पशन है डिफेंस के लिए, मैं खास तौर से अपने मित्र भाजपा के नेता सुधांशु जी को कहना चाहता हूँ, 2013 में एग्जेम्प्ट किया है डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए। ये गलत प्रचार किए। 12,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी सूरतगढ़ में, एक किसान ने विरोध नहीं किया। ये मिस्टर पायलट बैठे हैं, हमारे साथी हैं। ये झगड़ा है कहाँ? आप गुड़गांव जाइए, DLF का हो या पूरा गुड़गांव,
आप मेरे और सचिन पायलट के इलाके में जाइए, वो डीएलएफ का हो गया। उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे निकाला, उसके लिए जमीन दी। 5-5, 10-10, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर आपने जो है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जमीन खरीद ली। एजुकेशन के लिए कोई देने को तैयार नहीं। आपने इस बजट में एजुकेशन का बजट घटा दिया। तो पीपीपी के लिए देना चाहते हो, आप सरकारी स्कूल बनाइए, बताइए कहाँ जमीन चाहिए। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल के चाहिए, हॉस्पिटल के लिए आपने स्वास्थ्य में बजट घटा दिया। आप सरकारी अस्पताल बनाइए। आप जो है वेदांता के लिए आप जमीन खरीदेंगे। तो किसान का कष्ट ये है कि 100 रुपये गज के हिसाब से ली हुई जमीन जब पहुंच जाती है डेवलपर के पास, वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर हो जाती है। क्यों भाई? अब उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं कि हम विकास विरोधी हैं। तो बैठ करके विपक्षी दलों से बात करो, किसान संगठनों से बात करो। अब इसमें एक नई क्लोज आ गई, मेघा जी चली गई हैं, मेघा पाटेकर जी। एक सेकंड, 1878 का कानून है वन अधिकार नियम के तहत। अब जो है आदिवासी इलाकों के लिए भी ग्राम सभा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करके इस बजट में कानून मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय के बीच में बहस चल रही है। हम तो सांसद हैं, हमें जानकारी मिलती है। आप जो बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं सुधांशु जी से मैं इन सारी चीजों पे जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं यहां पर राजदीप जी से भी करूंगा। राजदीप, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी त्यागी साहब ने कुछ सवाल यहां पर खड़े किए हैं कि आखिर ऐसा क्या था जो पुराने बिल को खत्म कर दिया गया, नया क्या इसमें एक पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाई दे रही है, खासकर जो आंकड़े बीजेपी के पास है उसकी अगर बात की जाए। लेकिन एक फैक्ट और फिगर कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो ये है कि आज की तारीख में जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, पहले तो जो बारिश हुई उसके बाद लैंड रिफॉर्म बिल आ गया, आज की तारीख में किसान जो है सिर्फ एक विक्टिम है और सिर्फ एक मोहरा बना हुआ है और कुछ नहीं, चाहे वो राहुल गांधी हो या बीजेपी हो या कोई भी हो। देखिए, ये बात साफ है, ये अब जो बहस है वो भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों पर नहीं रह गई। जयराम रमेश ने साफ कहा था कुछ दिनों पहले, ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बन गई है। कांग्रेस चाहती है, जैसे हर राजनीतिक दल चाहता है, कि एक पॉलिटिकल कमबैक बन जाए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं, वाकई समझते हैं, उनकी विचारधारा समझती है कि ये जो भूमि अधिग्रहण जो कांग्रेस ने लाया था उससे देश का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। यानी ये जो दो पोजीशंस है वो बिल्कुल अलग अलग है। कांग्रेस अपना एक पुराना लेफ्ट ऑफ सेंटर पोजीशन लेके एक अपने आप को एक पॉलिटिकल कमबैक के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी कंस्टिट्यूंसी को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये प्रावधान पास हो जाए तो देश की आर्थिक स्थिति में एक तरह से उनको लगता है रुकावट आएगी, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। अब ये दो अलग अलग पोजीशंस हैं। मुझे लगता है ये अब राजनीति तक पहुंच गई है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद विपक्ष में जो हताशा थी वो एक तरह से विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। आज जो राहुल गांधी बयान दे रहे थे या अपनी स्पीच कर रहे थे, वो केवल किसानों को उत्साहित करने के लिए नहीं, लेकिन उनको कांग्रेस वर्कर्स को उत्साहित करना था। और मुझे लगता है वहां उनको उनकी कमजोरी नजर आई कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो वर्कर है वो उत्साहित हुआ है। जब तक आप कांग्रेस के वर्कर को उत्साहित नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये भूमि अधिग्रहण को लेकर जो एजिटेशन कांग्रेस करना चाहती है वो सफल होगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को विपक्ष को अपने साथ लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में अटकता रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की आज मेजॉरिटी नहीं है, एनडीए की मेजॉरिटी नहीं है। तो एक तरह से आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के जो अलग अलग पोजीशंस हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अगले 2-3 महीने में या तो जॉइंट सेशन या कुछ ना कुछ कंसेंसस होना पड़ेगा, क्योंकि देश को आज चाहिए कि जल्द से जल्द आर्थिक प्रगति हो। किसानों को चाहिए कि आप किसानों को किस तरह से प्रोडक्टिव करोगे, जो अनएम्प्लॉयड है वो चाहते हैं उनको कैसे नौकरियां दोगे। इन सब सवालों पर मुझे नहीं लगता राष्ट्रीय बहस हुई है जिस तरह से होना चाहिए। केवल हम अगर जो अलग-अलग अपने जो पॉइंट रेस कर रहे हैं, इस मामले को इस तरह से रखेंगे तो कोई कंसेंसस कभी बनेगा नहीं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सुधांशु जी। एक जो केसी त्यागी जी ने बोला और राजदीप ने जिस चीज की ओर इशारा किया है वो बड़ा साफ है कि ऐसा लगता है कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, एक बकायदा यहां पर रखा जा रहा है। आंकड़े आपके पास है लोकसभा में और उसकी वजह से एक पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाई देती है, खासकर आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो साफ दिखाई देती है। ऐसा केसी त्यागी जी भी हिंट कर रहे हैं और उसमें कई उनके पीछे उन्होंने बैकग्राउंडर भी दिया है। क्या टिप्पणी आपकी इसमें?
देखिए, ये तथ्यों के अनुरूप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने 9 संशोधन किए हैं और उसके बाद भी औपचारिक रूप से सरकार और भाजपा का ये स्टैंड है कि यदि और भी कोई उपयुक्त और प्रभावी संशोधन नजर आएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम बहस के लिए भी तैयार हैं। संशोधन किए, एकोमोडेट किया और आगे भी एकोमोडेट करने को तैयार हैं। तो इसलिए एरोगेंस मुझे नजर नहीं आती है। दूसरा, मैं एक और जवाब देना चाहूंगा। कुछ सवाल देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक होता है तथ्य और एक होता परिपेक्ष, यानी कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, दोनों का जवाब दूंगा। जो आपने कहा किसान प्यादा बनता जा रहा है, उसका एक और कारण भी है। त्यागी जी और गौरव भाटिया जी की पार्टियां जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, यह सच है कि वो एक दौर में किसानों के दर्द के साथ जुड़े हुए थे। सचिन जी के पिताजी के दौर में कांग्रेस में भी ऐसे नेता थे जो किसानों से जुड़े हुए थे। आज वेंकैया जी ने यह बात बोली थी कि आज सबसे बड़े किसानों के हितैषी नेता कौन हो गए? जयराम रमेश जी। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के दर्द के साथ कितना जुड़ाव है। अब आप दूसरी बात आइए, अभी मेधा जी भी कह के गए किसानों के साथ किसानों की हत्या जैसी बात है, तो किसानों की हत्या सबसे पहले अगर किसी औद्योगिक घराने के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के लिए की तो वामपंथियों ने की, सिंगूर नंदीग्राम ने। फिर सपा ने क्या किया? भट्टा परसौर। सुधांशु जी, मैं एक मिनट आपको यहां पे रोकूंगा। आपने अपने पॉइंट रखे, छोड़ दीजिए। आपने अपने पॉइंट रखे। क्या किया? एक मिनट में ये भी तथ्य बताना चाहूंगा हमने क्या किया। अभी किसानों के ऊपर ओला बारिश हुई है। पहली बार देश की सरकार ने 50% फसल नष्ट होने पर जो आपदा की सीमा होती है उसे घटा के 33% किया है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो क्वालिटी है उसमें नमी कंटेंट को भी कम करने का काम किया। गौरव जी जवाब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम। ठीक है, पॉइंट टेकन। गौरव जी जवाब दें। सुधांशु जी को ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भाजपा का 2014 का मैनिफेस्टो उठा ले, और किसानों के लिए ये वादा करा था भाजपा ने कि हम केवल गैर कृषि भूमि का ही अधिग्रहण करेंगे। आज वो वादा पूरी तरह से इन्होंने नहीं निभाया, और बिल जो आया है गौरव जी अभी तो किसी भूमि का अधिग्रहण हुआ ही नहीं, मैनिफेस्टो को नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह ने क्या सुझाव दिए थे जब वो अध्यक्ष थे भाजपा के, और ये 2013 का एक्ट आ रहा था। उन्होंने कहा था कि बिना कंसेंट के कोई भी भूमि का अधिग्रहण ना हो, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि भूमि को लीज किया जाए। तो लीज तो छोड़ दीजिए, लेकिन कंसेंट क्लॉज भी इन्होंने हटा दिया। ये किसके दबाव में हटाया गया? और जहां तक ओलावृष्टि की बात है, वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की जहां 500 करोड़ रुपए से मदद करी राज्य के कोष से, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपए की मदद नहीं करी, किसान मर रहा था। तब देखिए गौरव जी, या आप गलत बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 506 करोड़ रुपए दिए। 506 करोड़ रुपीस हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं यहाँ पर। मैं रोकूंगा आप लोगों को, मैं आपको रोकूंगा। सचिन मैं आपसे पूछा हूं, बहुत संक्षेप में बताइएगा, मैं सबसे जवाब लूंगा। अगर कंसेंसस बनाने की बात हो तो क्या आप बातचीत के लिए तैयार हैं इसके ऊपर? क्योंकि साफ सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं कि हम सबकी सुनने के लिए तैयार हैं। ऑर्डिनेंस लाने के बाद चर्चा का कोई तात्पर्य रहता नहीं है। हम चाहते हैं किसानों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और मैं बताना चाहता हूं, चुनाव 4 साल के बाद है। आज हमने आवाज उठाई है, जनता हमारे साथ है। पैसा और सत्ता भाजपा के पास है, लेकिन जनता हमारे साथ है, चाहे कोई कुछ माने या ना माने। और ये सब जो बहानेबाजी हो रही है, 100 रुपए मीटर में कपड़ा नहीं मिलता है। ये लोग जमीन लेना चाहते हैं, और उपजाऊ जमीन, हाईवे के पास वाली जमीन, किसान की उपजाऊ जमीन को लेकर क्यों बनाना चाहते हैं? ये सब सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं, ये तो बहानेबाजी हो रही है, और जनता जवाब मांगेगी आप लोगों से। मैं सरदेसाई से दिलीप एग्री करता हूं। ये एग्रेसिव जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मोदी जी का सपना है, और जिसको गडकरी जी जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, ये किसानों की कोड़ी के भाव जमीन को लेकर के बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को देना चाहती हैं। मैं बेईमान नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनका माइंडसेट इस तरह का है। ये जो एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वित्त मंत्री कह रहा है कि 30 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 120 करोड़ आबादी है। इसका मतलब जमीन देश के अंदर बचेगी नहीं, तभी तो 30 करोड़ बेरोजगार होंगे। गौरव जी लास्ट रिएक्शन आपका। ऐसे बेहुदे तर्क दे रहे हैं जिनका कोई वास्ता नहीं है। गौरव जी लास्ट रिएक्शन संक्षेप में रखिएगा। देखिए 11 महीने में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी नीचे आई है, और उसकी मेन वजह किसान विरोधी गतिविधियां भी हैं। अभी किसान रैली भाजपा ने करी थी, वहां पे 1000 किसान भी नहीं इकट्ठे हो पाए। ये दर्शाता है कि किसान कितना पीड़ित है, और भाजपा उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि इस पर जनता की क्या राय है।
हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं सबका मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा ये मेहमान भी हमारे और आप जनता भी हमारी देखे कि हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है। अपने आप में सीधे सीधे जमीन की जंग में मोदी के खिलाफ क्या राहुल पास हुए? 34% हाँ, 66% ना। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में यह जमीन की जंग है या एक राजनीतिक जंग जिसमें जमीन सिर्फ एक मुद्दा है।